हेलो गाइस। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्ट का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक यहां पे कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। तो गाइस, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा जिसमें आपको कुछ एक्टिविटीज दी रहेगी जो कि हम नेटवर्क डायग्राम में इसे पहले से देखते आ रहे हैं। और गाइस, इस क्वेश्चन में आपको तीन तरह के टाइम दिए रहेंगे। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक है मोस्ट लाइकली टाइम और एक है पैसिमिस्टिक टाइम। सबसे पहले जो पूछेगा आपको कि एक नेटवर्क डायग्राम बना दो, जो कि हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। और गाइस, आप प्रो हो चुके होंगे नेटवर्क डायग्राम बनाने। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है, डिटरमाइन वेरियस पाथ्स एंड क्रिटिकल पाथ। तो गाइस, वेरियस पाथ्स और क्रिटिकल पाथ तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। हमें सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाना है और नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हम क्रिटिकल पाथ तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। और क्रिटिकल पाथ निकालने के बाद हम क्या करते थे गाइस? क्रिटिकल पाथ निकालने के बाद हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालते थे। तो चलो गाइस, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे सिखाता हूं। मान लो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तो आगे चल के यार आप बिजनेसमैन तो बनोगे ही। और आपका एक क्लाइंट है, मान लो मैं यहां पे बना लेता हूं, मान लो ये है आप, और यहां पे आपका एक क्लाइंट है, और आपका क्लाइंट आपको एक प्रोजेक्ट देता है। और उस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है, उस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है मान लो 20 डेज। तो बेसिकली 20 डेज में आपको इस क्लाइंट का प्रोजेक्ट रेडी करके उसे हैंडओवर कर देना है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट को देखते हो तो आप ये कह सकते हो कि ये तो मैं 15 डेज में ही कंप्लीट कर दूंगा, राइट? मैं 15 यहां पे लिखता हूं। आप ये कहते हो कि ये तो मैं 15 डेज में ही कंप्लीट कर दूंगा। और अगर मोस्ट लाइकली ये कुछ 20 डेज के आसपास कंप्लीट हो ही जाएगा। और अगर बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन आ गई, और वर्स्ट केस में मान लो 30 डेज पकड़ लो, जैसे कि वर्स्ट केस पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम आपके साथ पेश आ गई, कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहां पे हम कोई सैटन तो है नहीं, तो मान लो वर्स्ट केस 30 पकड़ लेते हैं। तो यहां पे हमने डेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है, आप ये कह रहे हो कि मैं तो इसे, इस प्रोजेक्ट को देखा, आप ये कह रहे हो कि मैं तो इसे 15 डेज में आराम से बना लूंगा। तो यहां पे गाइस आप हो ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आप श्योर हो। तो गाइज, ये जो टाइम होगा ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ये जो टाइम है ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। और जो 20 डेज है, तो गाइज ये है प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन, या फिर हम इसे डेडलाइन कह सकते हैं, डेडलाइन। तो मैं इसे मोस्ट लाइकली भी कह लेता हूं, मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली 20 डेज में तो हो ही जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? वो होगा आपका वर्स्ट सिनेरियो या वर्स्ट सिचुएशन के आपको 30 डेज लगेंगे। तो गाइज, अगर आप इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए 20 डेज के ऊपर टाइम लेते हो, तो गाइज जितना टाइम आप एक्सटेंड करोगे, इस 20 डेज के बाद जितना टाइम आप एक्सटेंड करोगे, उतना आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। उतना आपको क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी गाइज पे करना पड़ेगा, राइट? तो अब चांसेस क्या है कि आप 15 डेज में ही इसे फिनिश कर दो, या चांसेस क्या है कि इसे 20 डेज में ही फिनिश कर दो, या चांसेस क्या है कि आपको लगने वाला है 30 डेज का टाइम, जो कि बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो है जिसमें आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। तो गाइस, बेसिकली यहां पे मैं दो टर्म यूज करता हूं, चांस। एक है चांस और एक है ड्यूरेशन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप क्या चांस है कि आप 15 डेज में ही इसको फिनिश कर दोगे? या फिर मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को, अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन को रिवर्स कर दो तो क्या होगा? मान लो चांसेस है आपके 95%, आप अपने काम में बहुत ही प्रो हो, मान लो बहुत एक्सेलेंट हो, आप इसको 15 डेज में तो एकदम चुटकियों में उड़ा दोगे। लेकिन फिर भी मैं 95% चांस पकड़ता हूं कि 95% चांसेस है कि आप 95% चांसेस है कि आप इसे 15 डेज में फिनिश कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता हूं। तो क्वेश्चन गाइस इस तरीके से भी आ सकता है कि 95% चांसेस अगर आप लेते हो तो कितने ड्यूरेशन में फिनिश कर दोगे?
या अगर आप 70% चांस लेते हो तो कितने ड्यूरेशन में फिनिश कर दोगे? तो गाइस क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरीके से पूछा जाएगा जैसे कि यहां पे पूछा गया है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। तो गाइस जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नथिंग बट आपका चांसेस ही होता है, राइट? जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका चांस ही होता है। तो यहां पे मैं इसे ऐसे रेट कर सकता हूं कि कैलकुलेट करो आपके चांस को या कैलकुलेट करो आपके प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 30 डेज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कि 38 डेज में, इन 38 डेज में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी या इसके चांसेस क्या है? तो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहां पे आपको दिया है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी या चांस को कैलकुलेट करना है और ड्यूरेशन आपको यहां पे गिवन है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? कैलकुलेट ड्यूरेशन, कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब यहां पे आपको ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है तो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज 94%। मतलब कि अगर 94% चांसेस है, मान लो आप अपने बिजनेस में बहुत प्रो हो, तो 94% के हिसाब से आप इसे कितने ड्यूरेशन में कर लोगे? तो गाइस ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो वो किस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, वो यूज करते हैं जेड टेबल। वो क्या यूज करते हैं? जेड टेबल। तो गाइस हम जेड टेबल देखेंगे क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पे बता देता हूं। तो गाइस यहां पे मैं लिखता हूं चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी, और यहां पे मैं लिखता हूं आपका ड्यूरेशन। मान लो आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छे प्रो हो, आप अपने काम में, आप अपने जॉब में बहुत मास्टर हो, बहुत ज्यादा प्रो हो, तो 95% के हिसाब से आप कितने डेज में इस काम को फिनिश कर दोगे? तो गाइस जो डेडलाइन हमें मिली है क्लाइंट की तरफ से वो है 20 डेज। मैं इसे दोबारा यहां पे बना लेता हूं। ये है 15, ये है 20 जो कि हमारी डेडलाइन है, और ये है 30 जो कि वर्स्ट केस है। तो गाइस जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं जेड टेबल। तो गाइस जेड टेबल में आपको नॉर्मल वैल्यूज निकालनी होती है, नॉर्मल वैल्यूज, और इस नॉर्मल वैल्यूज का नॉर्मल कर्व बनता है। तो गाइस मैं यहां पे नॉर्मल कर्व ही बना रहा हूं। वो नॉर्मल कर्व कैसे बनता है? सबसे पहले मैं ऐसी लाइन खींच दूंगा, और नॉर्मल कर्व मुझे बनाना है तो बिल्कुल मैं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से बनाऊंगा, ये माउंटेन शेप का। और गाइस जो मिडल होगा तो मैं इस तरीके से लाइन खींचूंगा। तो ये मिडल लाइन एक्चुअली हमें बताती है, ये मिडल लाइन एक्चुअली हमें ये बताती है कि ये है डेड लाइन। ये क्या है? डेड लाइन। मतलब ये 20 डेज हो जाएंगे। अब गाइस जो 95% चांसेस है, ये जो 95% चांसेस है, हमें इसे एक्चुअल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो गाइस एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बिल्कुल बहुत ही आसान होती है। 95% का मतलब होता है 95 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं इसे नंबर्स में लेकर आ जाऊं, अगर मैं इसके परसेंटेज की साइन हटा दूं, तो हो जाएगा 0.95। ये क्या हो जाएगा गाइस? 0.95। और गाइस जो प्रोबेबिलिटी है, जिस तरीके से परसेंटेज है, परसेंटेज की वैल्यू स्टार्ट होती है 0% से और एंड होती है 100% पे। उसी तरीके से अगर मैं इसे नंबर में कन्वर्ट कर दूं तो 0/100 तो 0 ही होगा, राइट? और 100/100 नंबर में बन जाएगा। ये 100 कैंसिल होगा, राइट? तो 100/100 ये नंबर में बन जाएगा 1। तो गाइस प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे फिनिश होती है। अगर किसी को 100% मिल जाता है, क्या 100 के ऊपर कोई परसेंटेज हम कंसिडर करते हैं? नहीं, मैक्स टू मैक्स 100% ही फाइनल और फुल परसेंट होता है, और जो लोवेस्ट परसेंट होता है वो होता है 0, राइट? तो जो परसेंटेज होता है 0 से 100 तक, अगर मैं इसी परसेंटेज को कन्वर्ट कर दूं नंबर्स में, अगर मैं इसी परसेंटेज को कन्वर्ट कर दूं नंबर्स में, तो गाइस वो बन जाती है
प्रोबेबिलिटी। तो गाइस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और 1 पर फिनिश होती है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा 0, 0.10, 0.25, 0.20, 25 एंड सो ऑन। और ये कहां तक के जाएगी 0.95, 0.96, 0.97 और लास्ट में 0.99, देन फाइनली हो जाएगा 1। तो गाइस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज होती हैं, याद रखिएगा हमेशा कि ये 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है 1, 1 पर एंड होती है, 1 पर फिनिश होती है। तो जो नॉर्मल कर्व हम बनाएंगे उसमें प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। नॉर्मल कर्व जो हम बनाएंगे उसमें गाइस हम प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। तो हम यहां पे डाल देंगे 0.5, 0.5, क्योंकि ये है आपका डेडलाइन। इसे मैं नॉर्मल लाइन भी कह सकता हूं। तो नॉर्मल लाइन गाइस ये होती है आपकी डेडलाइन। डेडलाइन से पहले जो परसेंटेज होगा वो 50% होगा और डेडलाइन के बाद जो परसेंटेज होगा वो 50% होगा, राइट। 50% का मतलब होता है 50/100 जो कि 0.5 बनता है, राइट। इसी तरीके से ये 0.5 इधर भी आया, इधर भी आया। तो गाइस जो डेडलाइन है, आपकी डेडलाइन क्या है? यहां पे जो डेडलाइन है वो है 20 डेज। तो चांसेस है कि 20 डेज से पहले खत्म हो जाए। अब वो कभी भी फिनिश हो सकता है या फिर चांसेस है कि 20 के बाद वर्स्ट केस तक वो फिनिश हो जाए, जो कि हो जाती है हाफ और हाफ प्रोबेबिलिटी। तो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है। तो नॉर्मल कर्व में दोबारा यहां पे बना लेता हूं। तो गाइज आपकी जो डेडलाइन है वो है 20 डेज और मान लो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है, अब मैं प्रोबेबिलिटी को उसके एक्चुअल वैल्यू में लिखता हूं। तो उसकी गाइज एक्चुअल वैल्यू होती है नंबर्स में, जो कि आपको परसेंटेज से मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 15 डेज में बनाने की, राइट। क्या चांसेस है 15 डेज में ये बन जाएगा? क्या 100% चांसेस है कि आप 15 डेज में इसे बना लोगे? तो अगर मैं इसे नॉर्मल कर्व में बनाऊं तो गाइस कुछ इस तरीके से बनेगा। और मुझे यहां पे मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है और मैं यहां पे लिख दूंगा 20, क्योंकि गाइस ये है आपका नॉर्मल कर्व और नॉर्मल कर्व पे ये लाइन है आपकी नॉर्मल लाइन और यही नॉर्मल लाइन एक्चुअली आपकी होती है डेडलाइन। तो गाइस अगर मैं 15 डेज की बात कर रहा हूं तो गाइस यहां पे मैं 15 डेज लिखता हूं, ये हमारा 15 डेज। तो ये कुछ यहां पे फिनिश होगा, राइट। तो यहां से 0 से आपने स्टार्ट किया था और आपने फिनिश कर दिया 15 डेज में। तो गाइस यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू आपको ढूंढना है Z टेबल में। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं वापस से नॉर्मल कर्व बना लेता हूं। मैंने इस तरीके से नॉर्मल कर्व बनाया और मैं यहां पे लिखूंगा 20 डेज, जो कि गाइस हमारी डेडलाइन है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप इसे 25 डेज में फिनिश कर दोगे? तो गाइस यहां पे 25 हुआ ड्यूरेशन। अगर मैं 25 लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ उसे एक्सटेंड करने वाले हैं, राइट। तो गाइस आप स्टार्ट तो करोगे अपना काम 0 से, आप स्टार्ट करोगे 0 से और आप जाओगे 25 तक। अब पेनल्टी तो बनती ही है, क्योंकि आपने जो डेडलाइन को एक्सीड किया है तो पेनल्टी तो बनती ही है, आपको पेनल्टी तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि आप इस काम को 25 डेज में कंप्लीट कर लोगे? तो गाइस इसे भी आपको कहां से निकालना है? Z टेबल से निकालना है। तो गाइस बहुत ही आसान है, दोनों भी बहुत आसान है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाफ पार्ट क्या होता है, हाफ पार्ट जो होता है वो 0.5 होता है, राइट। हाफ पार्ट, ये इतना हाफ पार्ट होगा वो है 0.5
और जो अनदर हाफ पार्ट होता है वो भी है 0.5। तो बेसिकली आपको पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये जो हाफ पार्ट है, ये जो हाफ पार्ट है ये है 0.5। तो गाइज आपको जो वैल्यू निकालना है, आपको जो वैल्यू निकालना है वो 20 से 25 के बीच में जो है, सिर्फ और सिर्फ उतनी वैल्यू Z टेबल से ढूंढ लो और उसे 0.5 में प्लस कर दो। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो हो जाएगा फ्रॉम 0 फ्रॉम स्टार्ट टू 25। गाइस इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पता है कि ये पूरा है, ये पूरा है कितना है 0.5। तो गाइस आपको यहां पे सिर्फ टेबल में इतनी वैल्यू ढूंढ के क्या करना है, इतनी वैल्यू ढूंढकर, ये इतनी वैल्यू ढूंढ के आपको माइनस कर देना है, राइट। तो जो 15 से 20 के बीच में जो फॉल होगा उसको आप माइनस कर दोगे 0.5 से। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक्टिविटी और यहां पे आपको 3 तरह के टाइमिंग गिवन है। सबसे पहला है ऑप्टिमिस्टिक जो कि हमने देखा है, मोस्ट लाइकली, और है पैसिमिस्टिक। तो गाइस जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो है आपका, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो है आपका 15 डेज, और जो मोस्ट लाइकली टाइम है वो है आपका 20 डेज, और लास्ट में जो वर्स्ट सिचुएशन है वो है आपका पैसिमिस्टिक टाइम, पैसिमिस्टिक टाइम। तो गाइस ये 3 तरह के टाइमिंग्स आपको यहां पे गिवन है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली, और जो वर्स्ट सिचुएशन है वो है आपकी पैसिमिस्टिक टाइम। तो गाइस आपको यहां पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पैसिमिस्टिक टाइम तीनों दिया है, और ऑप्टिमिस्टिक टाइम के लिए हम यूज करते हैं ए, मोस्ट लाइकली टाइम के लिए हम यूज करेंगे एम, और पैसिमिस्टिक टाइम के लिए हम यूज करेंगे बी। तो गाइस इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ 3 ही फॉर्मुलेज यूज करना है। तो जो सबसे पहला है वो है एक्सपेक्टेड टाइम। गाइस एक्सपेक्टेड टाइम को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, टी और यहां पे छोटा सा ई, मतलब ये है एक्सपेक्टेड टाइम। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, हमें सबसे पहला ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया है, प्लस हमें उसके बाद दिया है मोस्ट लाइकली टाइम, प्लस और हमें थर्ड जो दिया है वो रहता है पैसिमिस्टिक टाइम, डिवाइडेड बाय 6। और गाइस ये जो m है इसके साथ आएगा 4। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला हो गया है रेडी। अब जो सेकंड आपको निकालना है वो है वेरिएंस, आपको जो निकालना है वो है वेरिएंस। तो गाइस वेरिएंस का सिंबल कुछ इस तरीके से है, सिग्मा, इसे हम कहते हैं सिग्मा। मैं यहां पे आपको लिख देता हूं आपके आसानी के लिए, ये है सिग्मा उल्टी सीटी, ओके। तो यहां पे मैं वेरिएंस लिखूंगा सिग्मा स्क्वायर। तो गाइस सिग्मा स्क्वायर ये पूरा का पूरा वेरिएंस है। हमें फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखना है, बी माइनस ए अपॉन गाइस गैस करो क्या आने वाला है, अपॉन ये क्या है 6, तो यहां पे 6 ही आएगा, द होल स्क्वायर। तो गाइस ये है आपका सेकंड फॉर्मूला वेरिएंस का, और जो थर्ड फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं ओनली सिग्मा से। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, जब तक आप वेरिएंस नहीं निकाल सकते आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल पाओगे। तो गाइस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकालना अशत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही आसान है, हम यहां पे लिखेंगे बी माइनस ए अपॉन 6 बिना किसी स्क्वायर के। तो ये हो जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब गाइस आपको z निकालने के लिए एक फॉर्मूला और लगेगा, वो कुछ इस तरीके से है, z इक्वल्स टू, आपको क्लाइंट देगा ड्यू डेट, तो आप यहां पे लिखोगे ड्यू डेट माइनस, यहां पे आप लिखोगे आप कितने दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, नॉट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, डिवाइडेड बाय सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस इस तरीके से आपको यहां पे
z की वैल्यू मिलेगी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बनाना है नेटवर्क डायग्राम। तो यार आप इसे बहुत आसानी से बना लोगे। इस नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ चाहिए एक्टिविटी, दैट्स इट। और इस नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद गाइस आपको पूछा है कि डिटरमाइन वेरियस पाथ, तो हम पाथ डिटरमाइन कर लेंगे और पाथ निकालने के बाद आपको यहां पे निकालना है क्रिटिकल पाथ को। तो गाइस क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हम कौन सा टाइम यूज करेंगे? हमारे पास तो यहां पे 3 टाइम गिवन है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम को। तो नेटवर्क डायग्राम यहां पे बहुत ज्यादा आसान है। मैं सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी एक रफ डायग्राम यहां पर बना लेता हूं। यहां पर सबसे पहले 1 से 2 और 1 से 6। तो मैं यहां पे 1 बना लेता हूं। 1 से 2 कुछ ऐसा होगा और 1 से 6 कुछ इस तरीके से होगा। अब उसके बाद है 2 से 3 और 2 से 4। तो मैं 2 से 3 ऐसे बना लेता हूं और 2 से 4 कुछ इस तरीके से होगा। अब उसके बाद आता है 3 से 5। तो मैं यहां पे 5 बना लेता हूं और उससे इस तरीके से एरो दे दूंगा। ये बन गया 3 to 5। अब उसके बाद है 4 to 5। तो 4 तो मेरा ऑलरेडी बना है, मैं इस तरीके से एरो बना देता हूं। अब उसके बाद है 6 to 7। तो गाइस 6 मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहां पे लिखता हूं 7 और इस तरीके से मैं एरो बना लेता हूं 6 to 7। अब 6 to 7 के बाद यहां पर मुझे बनाना है 5 to 8। तो गाइस मेरे पास 5 है, यहां पे 8 की कमी है, मैं 8 आगे बना दूंगा और इस तरीके से अपनी लाइन को, अपने एरो को ड्रॉ कर दूंगा। अब उसके बाद जो है वो है 7 to 8। तो गाइस 7 to 8 मैं इस तरीके से एरो बना लेता हूं। तो गाइस ये बन गया है मेरा रफ डायग्राम, रफ नेटवर्क डायग्राम। अब मैं जल्दी से इसे बना लेता हूं प्रॉपर वे में, फेयर डायग्राम। तो गाइज यहां पर मैंने डायग्राम बना लिया है और यह है आंसर मेरे क्वेश्चन नंबर ए का। अब मुझे यहां पे निकालना है डिफरेंट पाथ्स और उसी के साथ साथ क्रिटिकल पाथ को भी यहां पे निकालना है। तो गाइज पाथ निकालने से पहले, क्रिटिकल पाथ निकालने से पहले मुझे यहां पे टाइमिंग डालना है। तो मैं यहां पे कौन सा टाइमिंग डालूं? मेरे पास तो यहां पर 3 टाइमिंग है। तो गाइज यहां पर टाइमिंग के लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा एक्सपेक्टेड टाइम। मुझे बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करना है। मुझे इन तीनों टाइम्स को मिला के अपना एक नया टाइम बनाना है जिसे मैं कहूंगा एक्सपेक्टेड टाइम, जो कि बहुत आसान है। मैं इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं, a प्लस 4m प्लस बी अपॉन 6। तो गाइज उसके लिए मैं यहां पर बना लेता हूं एक टेबल, और क्योंकि ये b का आंसर होने वाला है तो मैं यहां पे लिख देता हूं b। अब सबसे पहले मैं बनाता हूं एक टेबल। उस टेबल में गाइज क्या होगा? उस टेबल में एक्टिविटीज होगी। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं अपनी सारी एक्टिविटीज को। तो गाइज यहां पर मैंने टेबल बना लिया है। मैंने बिल्कुल वही एक्टिविटीज यहां पे लिख ली हैं और उसके बाद ए एम बी तीनों टाइम्स को ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पैसिमिस्टिक टाइम को यहां पे लिख लिया है। तो गाइज अब बारी आती है एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने की। तो एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पे लिख दूंगा फॉर्मूला a प्लस 4m प्लस b अपॉन 6। तो गाइज बहुत आसान है। मैं बेसिकली इस को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं इन सब को 4 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 प्लस 4m, बेसिकली ये हो जाएगा मेरा 4m। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6। अब इसी तरीके से नीचे होगा 2 प्लस, तो क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है मैं इसे इस तरीके से चेंज कर देता हूं। 2 प्लस 20 प्लस 14 एंड देन इसे ले लेता हूं ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 6। हाँ ये नाइस लग रहा है। अब गाइज यहां पर भी 2 प्लस 5 इंटू 4 हो जाता है 20 प्लस, मैं 20 को बराबर लिखता हूं,
2 प्लस 20 प्लस 8 पूरा होगा ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 6। अब इसी तरीके से 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है 44 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरीके से 1 प्लस 4 फोजा ये होता है 4 फोजा 16 44 मत लिख देना प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6। नाउ यहां पे आएगा 5 प्लस 44 प्लस 17 एंड डिवाइडेड बाय 6। इसमें भी कंफ्यूज मत होना, यह है 7 और यह है 17। अब इसी तरीके से मैं नीचे वैल्यूज को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये होगा सब 4 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 प्लस 20 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6 और यहां पे मैं लिखूंगा 3 प्लस 9 4 36 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 6 और यहां पे मैं लिखूंगा 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। और गाइस ये आप खुद बता दो 7 प्लस 4 इंटू 13 52 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो मैं यहां पे सबसे पहले लिख देता हूं इक्वल 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 हर जगह पर। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो यहां पे मुझे मिलने वाला है 6, ये मिलेगा 5 और यहां पे मुझे मिलेगा 13, ये है 4, ये है 11 और ये है 6, ये है 11, ये मिलेगा 3 और ये मिलेगा 15। तो गाइस बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले हमें तीनों को प्लस कर देना है 20 प्लस 2 ये है 2, ये है 2 प्लस 20 प्लस 14 कितना होता है 20 30 36 डिवाइडेड बाय 6। पहले हमें सबको प्लस कर देना है, उसके बाद जो नंबर आता है उसे हमें 6 से डिवाइड कर देना है। अब इसी तरीके से गाइस यहां पे आने वाला है 2 प्लस 20 प्लस 8 तो यहां पे हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6 30 डिवाइडेड बाय 6 होगा 5। तो गाइस इस तरीके से हमें एक्सपेक्टेड टाइम मिल चुका है। अब हम यहां पर निकालेंगे वेरिएंस। तो गाइस जो वेरिएंस है वो है सिग्मा स्क्वायर। जो वेरिएंस है वो है सिग्मा स्क्वायर b माइनस ए अपॉन 6 द होल स्क्वायर। हमें अभी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना है टेबल के लिए, तो मैं जल्दी से टेबल में लिख देता हूं सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन 6 द होल स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल है, मुझे b ले लेना है फिर माइनस a ले लेना है। तो मैं लिखूंगा 14 माइनस 2, मैं यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं सबसे पहले स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं यहां पे सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेशन करूंगा। 14 माइनस 2 होता है 12 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर और अगर मैं इसे अंदर ही कैंसिल कर दूं तो होता है 2 6 2 12 द होल स्क्वायर और एंड में मैं स्क्वायर यूज करूंगा 2 2 होता है 4। तो गाइज ये मेरा बन गया है 4। अब इसी तरीके से मैं दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। तो गाइस अगर मैं 8 माइनस 2 करूं तो मुझे मिलेगा 6 अपॉन 6 द होल स्क्वायर। अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो आएगा 1 द होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करो या कुछ भी करो 1 ही होता है। अब इसी तरीके से होगा यहां पर 29 माइनस 5, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 29 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद है 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी आएगा। फिर उसके बाद है 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। फिर उसके बाद है 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर और यहां पे आएगा इक्वल। फिर आएगा 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर और यहां पे आएगा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर और यहां पे आएगा 31 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। तो गाइस यहां पर 29 माइनस 5 होता है 24
डिवाइड बाय 6, 6 व्हाट्स द 24, 6 4 24, तो यहां पे आएगा 4। अब 7 माइनस 1 होता है, और इस 4 को हम द होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आएगा 16। 7 माइनस 1 होता है 6, 6 अपॉन 6 होता है 1, और 1 को स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब 17 माइनस 5 होता है 12 अपॉन में 6 द होल स्क्वायर, तो गाइस 6 2 12 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। अब इसी तरीके से 14 माइनस 2 होता है 14 माइनस 2 होता है 12, 12 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर, तो गाइस ये कैंसिल होगा और 2 आएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आएगा 4। इसी तरीके से 27 माइनस 3 होता है 24, 27 माइनस 3 होता है 24 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर, तो अगर 24 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो होता है 6 व्हाट्स आर 24, 6 4 आर 24। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। अब इसी तरीके से 8 में से 2 निकालेंगे तो गाइस होगा 6, 6 अपॉन 6 होता है 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसी तरीके से 37 माइनस 7 होता है 24, 24 अपॉन 6 द होल स्क्वायर, 6 व्हाट्स आर 24, 6 4 आर 24। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहां पर 16। तो गाइस टेबल में हमें सिर्फ एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस ही निकालना है। अब इन एक्सपेक्टेड टाइम्स को मैं अपनी एक्टिविटीज के लिए असाइन कर दूंगा। तो गाइज यहां पे 1 से 2 के लिए मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 6, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6। इसी तरीके से 1 to 6 मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 5, तो मैं 1 to 6 यहां पे लिख देता हूं 5। इसी तरीके से 2 से 3 मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 29, तो मैं यहां लिख दूंगा 29। और 3 to 5 मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 17 नहीं 17 नहीं, और 2 to 3 मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 13, तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 13। इसी तरीके से 2 to 4 मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 4, तो मैं 2 to 4 में लिख दूंगा 4। अब 3 to 5 मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 11, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 11। 4 to 5 मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 6, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6। अब 6 to 7 मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 11, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 11। और 5 to 8 जो मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 3, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3। और लास्ट में जो बच जाता है 7 to 8 मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 15, तो मैं यहां पे बिंदास लिख देता हूं 15। तो गाइज यहां पे मैंने टाइमिंग भी असाइन कर दिया है। अब मैं निकालूंगा क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल, मैं यहां पे निकालूंगा वेरियस पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल पाथ, और साथ में उनके ड्यूरेशन को भी यहां पे लिख दूंगा। तो गाइस सबसे पहले जो पाथ यहां पे निकल कर आता है वो कौन सा है? तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे लेना चाहूंगा, आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन सारे पाथ को आपको कंसिडर करना है। मैं लिखता हूं 1 2 3 5 8। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं पाथ्स, वेरियस पाथ्स में सबसे पहला जो पाथ है वो है 1 2 3 5 और यहां पे है 8। अगर मैं इनके ड्यूरेशंस को कैलकुलेट करूं तो 6 प्लस
13 होता है 19, 19 प्लस 11 होता है 30 एंड उसमें मैं 3 को ऐड करूं तो हो जाएगा 33। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 33 डेज। अब इसी तरीके से जो सेकंड पाथ है, तो गाइस सेकंड पाथ भी कुछ इस तरीके से रहेगा जो बहुत ज्यादा आसान है। 1 2 4 5 8। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 4 5 8। अगर मैं इसे टोटल करूं तो गाइस ये हो जाएगा 6 प्लस 4 होता है 10, 10 प्लस 6 होता है 16 और 16 प्लस 3 मुझे मिल जाएगा 19। तो गाइस मैं यहां लिख दूंगा 19 डेज। अब जो मेरा थर्ड पाथ है वो बच जाता है 1 6 7 8। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेरा जो थर्ड पाथ है वह है 1 6 7 8। अगर गाइस मैं इसे टोटल करूं, अगर मैं इसे टोटल करूं तो होगा 5 प्लस 11 होता है 16, 16 प्लस 15 होता है 31। तो गाइस मैं यहां पे लिख देता हूं 31 डेज। अब जो गाइस मेरा क्रिटिकल पाथ होगा वो होगा सबसे बड़ा नंबर। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर है 13। तो मेरा क्रिटिकल पाथ बन जाता है फर्स्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 5 8। और अगर मैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मैं यहां पे मैं लिखता हूं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो गाइस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहां पे रहेगी 33 डेज। और गाइस यही हमारा नॉर्मल लाइन में होगा। जो हम नॉर्मल इस तरीके से कर्व बनाएंगे और यहां पे हम नॉर्मल लाइन डालेंगे तो इस नॉर्मल लाइन पे हम लिख देंगे 33। तो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें क्वेश्चन नंबर सी में दिया है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो, मतलब चांसेस को पता करना है। अगर आपका ड्यूरेशन या डेडलाइन है 38 डेज, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 38 डेज। तो गाइस ये जो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट है तो ये क्लाइंट की तरफ से है जो कि हमें डेडलाइन कंसीडर करना है। तो गाइस यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी दी है और यहां पे है डेडलाइन। डेडलाइन है 38 डेज जो कि कैसे दिए, किस फॉर्म में दिया है, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 38 डेज। तो गाइस ये है डेडलाइन। मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैं इसे नाम देता हूं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। तो हम यहां पे सी का आंसर करने जा रहे हैं। हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है अगर आपका ड्यूरेशन है 38 डेज। तो गाइस ये है हमारी डेडलाइन 38 डेज। मैं यहां पे लिख देता हूं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं। यह है हमारा नॉर्मल कर्व। यहां पे मैं लिखता हूं 33। इसका मतलब यह है कि 33 डेज हमारा है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब हम 33 डेज में इसे 100% फिनिश कर लेंगे। अब गाइस ये दो पार्ट में डिवाइड होता है 0.5 और 0.5। ये वैल्यूज तो हमें पता है तो मैं यहां पे नहीं लिखता हूं। और गाइस डेडलाइन हमें दी है 38 की, तो मैं यहां पे बना लेता हूं 38। मुझे क्वेश्चन में यह पूछा है कि 38 कंप्लीट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो बेसिकली मुझे इस जीरो से कैलकुलेट करना है 38 तक। तो मैं गाइस जीरो से कैलकुलेट करूंगा 38 तक। लेकिन मुझे तो पता है कि जीरो से 33 मुझे 0.5 लिखना है क्योंकि ये हाफ पार्ट है और ये तो मुझे पता है कि ये आएगा 0.5। तो बेसिकली मुझे अभी कैलकुलेट करना है
मुझे कैलकुलेट करना है 33 से 38 की क्या वैल्यू है। तो गाइस बहुत ही आसान है, इसे मैं ढूंढूंगा Z टेबल में। इस वैल्यू को ढूंढने के लिए मुझे हेल्प लगेगी सिग्मा स्क्वायर की, जो कि हमारा है वेरिएंस, जो कि हमारा है वेरिएंस। तो गाइस मुझे जो क्रिटिकल पाथ मिला है, मैं इस क्रिटिकल पाथ का वेरिएशन सबसे पहले लिख देता हूं। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं वेरिएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, वेरिएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो गाइस 1 से 2 का वेरिएशन क्या है? अगर मैं 1 से 2 का वेरिएशन देखूं तो 1 से 2 में मुझे वेरिएशन मिल रहा है 4। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 प्लस 2 से 3। मुझे क्रिटिकल पाथ को ही देखना है क्योंकि मैं वेरिएशन जो निकाल रहा हूं वो क्रिटिकल पाथ का निकाल रहा हूं। हमें यहां पर क्रिटिकल पाथ को ही कंसीडर करना है। तो मैंने यहां पे 4 लिख दिया है। अब 2 से 3 गाइस, इसका वेरिएशन क्या है? तो जो 2 से 3 है उसका वेरिएशन है 16। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 16। अब गाइस उसके बाद 2 से 3 के बाद क्रिटिकल पाथ है 3 to 5, जिसका वेरिएशन मुझे यहां पर मिलता है 4। तो गाइस मैं यहां पर लिख देता हूं 4 प्लस एक एक्टिविटी आई थिंक बच गई है 5 to 8। तो गाइस 5 to 8 को अगर मैं देखूं तो उसका वेरिएशन है 1। तो मैं इसे लिख देता हूं 1। जब मैं सब टोटल करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 25। तो गाइस यहां पे मुझे वेरिएशन मिल गया है। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जिसे हम एसडी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस जो वेरिएशन होता है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इस स्क्वायर को मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। मैं इस स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा इस साइड, तो ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा, ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा और यहां पे बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो गाइस बेसिकली स्क्वायर का किसी भी नंबर ए ले लेता हूं, स्क्वायर का हमेशा बनता है स्क्वायर रूट और क्यूब का हमेशा बनता है क्यूब रूट और फोर्थ पावर का हमेशा बनता है फोर्थ रूट और फिफ्थ पावर का हमेशा बनता है फिफ्थ रूट। तो गाइज यहां पे अगर आप ये कहोगे कि यहां पे रूट तो सब एक जैसे हैं, तो बेसिकली क्यूब रूट के लिए हम लिखते हैं 3, फोर्थ रूट के लिए हम लिखते हैं 4, फिफ्थ रूट के लिए हम लिखते हैं 5 और स्क्वायर रूट के लिए हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहां पे 2 ही आएगा, तो 2 को हम नहीं लिखते हैं। तो गाइस इसी तरीके से स्क्वायर को जब हम शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। गाइस यहां पे इक्वल होना चाहिए, तभी ये दूसरी जगह जाके रूट बन जाएगा। ये 3 यहां पे जाके रूट बन जाएगा, 4 यहां पे जाके रूट बन जाएगा, ये 5 यहां पे जाके रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से 2 को भी जब हम यहां पर भेजेंगे तो यहां पे बन जाएगा रूट। अगर रूट 25 की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलता है 5, जो कि मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। तो गाइस यहां पर मैंने वेरिएंस भी फाइंड आउट कर लिया है और मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं यहां पे लिखता हूं अपना फॉर्मूला। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं यहां पे क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 38 डेज। मतलब मैं प्रोजेक्ट को 38 डेज में कंप्लीट कर रहा हूं। अगर मैं नंबर लाइन इस तरीके से बनाता हूं और यहां पे लिखता हूं 38, तो गाइस जो मेरा काम कंप्लीट हो रहा है वो 38 डेज या उसके अंदर ही कंप्लीट होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं x
और 38 मैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि 38 के अंदर कंप्लीट होगा, क्या ये 39 हो सकता है? नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से हमें 38 के अंदर की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम 38 के आगे जाएंगे नहीं। 39 की अगर मैं बात करता हूं या आगे वाले नंबर्स की बात करता हूं तो ऑब्वियसली वो 38 से बड़े हैं, तो मुझे बड़े नंबर्स नहीं लेना है। इस केस में मैं 38 को ही सबसे बड़ा मान लूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा x और 38 की तरफ मुंह खोल दूंगा। इसका मतलब यह है कि x मेरा है टाइम। मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, जो मुझे टाइम यहां पे दरकार होने वाला है वो 38 से कम है, वो 38 से कम है, तो मैं ऐसे बना देता हूं। मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, मतलब 38 यहां पे ज्यादा है और जो टाइम हम ले रहे हैं वो कम है, या तो फिर टाइम 38 के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, तो मैं ऐसे नीचे लाइन खींच दूंगा। तो गाइस टाइम के लिए मैं ले रहा हूं x, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि x लेस देन 38, क्योंकि क्वेश्चन में यह बोला है कि प्रोबेबिलिटी पता करो 38 के अंदर अंदर, 38 डेज के अंदर अंदर काम करने की, तो मुझे लेस देन 38 को ही देखना है। और गाइस ये जो x है ये कुछ नहीं, आपकी ड्यू डेट है। ये जो x है, ये जो टाइम है, ये आपका ड्यू डेट है। तो मैं यहां पे जल्दी से फॉर्मूला लिख देता हूं, टीई यानी एक्सपेक्टेड टाइम इक्वल्स टू ड्यू डेट माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं इसे सिंबल के फॉर्म में लिखूं, ये मेरा z रहेगा, ये z है। अब मैं इसे सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा रहेगा x, जो कि अभी अभी मैंने निकाला है ड्यू डेट। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मेरा रहेगा 33 डेज, जिसे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, टी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो कि मेरा है 38 डेज, जो कि एक्चुअली क्रिटिकल पाथ से मैंने निकाला है, क्रिटिकल पाथ से मैंने निकाला है 33 डेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन है विदाउट स्क्वायर, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x मुझे पता है 38 डेज माइनस मेरा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है वो है 33 डेज, जो कि मुझे क्रिटिकल पाथ से मिला था। मैं उसे यहां पे लिख देता हूं, और जो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहां पे मुझे मिला है वो है 5, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5। अब अगर मैं इसे माइनस करूं तो होगा न्यूमरेटर में 5 और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5। जब मैं इसे कैंसिल करता हूं तो मुझे z की वैल्यू मिलती है 1। अब गाइस मैं इस z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा अपने नॉर्मल टेबल में, लेकिन गाइस ये जो वैल्यू होती है 0.5 ये एक्चुअली होती है z टेबल की वैल्यू, और मुझे जो z की वैल्यू यहां पे मिली है वो तो बेसिकली फॉर्मूले से मिली है जो कि मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है। तो गाइस मैं इस फॉर्मूले की वैल्यू को कन्वर्ट कर देता हूं टेबल की वैल्यू में। तो गाइस मुझे यहां पर ढूंढना पड़ेगा कि z1 की टेबल वैल्यू क्या होगी। मैं यहां पे कुछ ऐसे लिख देता हूं, फॉर z इक्वल्स टू 1 एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व का मतलब होता है z टेबल वैल्यू। तो गाइस यहां पर मैं टेबल वैल्यू निकालने जा रहा हूं अंडर z इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले मैं यहां पर
टेबल को ओपन कर लेता हूं। तो यह है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जो कि है Z की वैल्यूज। और गाइस यहां पर जो हमें वैल्यूज दी है 0, 0.1, 0.2, तो गाइस जो Z की वैल्यू है मुझे यहां पर वर्टिकल वे में ढूंढना है। तो इस कॉलम में अगर मैं Z की वैल्यू 1 को देखता हूं तो Z की वैल्यू सिर्फ 1 है। यहां पर Z की वैल्यू 1 है, तो 1 के आगे कोई नंबर है? कोई नंबर नहीं। तो गाइस यहां पे हम कंसिडर करेंगे 1 के आगे है 0.0, 1.0। तो गाइस इस 1 को मैं कॉलम में देखता हूं और इस जीरो को मैं रो में देखूंगा। मैं सबसे पहले अपने टेबल में चला जाता हूं। कॉलम में अगर मैं 1 में देखूं तो 1 में मुझे इतनी सारी वैल्यूज यहां पे देखने को मिलेगी, लेकिन गाइस मुझे 1 में 0 की वैल्यू को ही देखना है, 0.0 की वैल्यू को ही देखना है। तो यहां पे जो वैल्यू मुझे मिलती है वो है 0.3413। तो गाइस जल्दी से मैं इसे लिख देता हूं 0.3413। तो मुझे जो टेबल वैल्यू आई है वो है 0.3413। तो गाइस अब मुझे टेबल वैल्यू मिल गई है। मैं यहां पे जल्दी से बना लेता हूं एक छोटा सा डायग्राम कि जिससे आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं नॉर्मल कर्व। यह है मेरा 33 और यह है मेरा 38। अब मुझे पता है कि इसका जो हाफ पार्ट है गाइस, इसका जो हाफ पार्ट है वो 0.4। मुझे टेबल में से सिर्फ इतनी वैल्यू ही निकालनी थी। तो गाइस जो मेरा फॉर्मूला था वो था 38 माइनस 33, वो था 38 माइनस 33। तो बेसिकली जो मैं वैल्यू निकाल रहा था वो 33 और 38 के बीच की वैल्यूज ही है। तो ये 33 और 38 के बीच की वैल्यू जो है वो मुझे टेबल से मिली 0.3413। यह है मेरी टेबल वैल्यू। गाइस नॉर्मल कर्व में हमें टेबल वैल्यू को ही लिखना है। अब अगर मैं जीरो से 38 तक के वैल्यू को देखूं तो मुझे मिल जाएगी। मैं सबसे पहले ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, P मतलब प्रोबेबिलिटी 38 डेज, मतलब 38 डेज की प्रोबेबिलिटी। तो मैं सबसे पहले वैल्यू को यहां पे ऐड कर लेता हूं। यह होगा 0.5 प्लस ये होगा 0.3413। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा 0.3413 और उसके नीचे आएगा पॉइंट के नीचे 0 और यहां पे 5, 0.5 हो गया। जब मैं इसे प्लस करूंगा, यहां पे तो कोई वैल्यूज नहीं है तो ये हो जाएगा 0। जब मैं इसे प्लस करूंगा तो हो जाएगा 0.8413। तो गाइस मुझे ये नंबर मिल चुका है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है प्रोबेबिलिटी में। तो बहुत ही आसान है। मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं और डिवाइड बाय 100 कर देता हूं। तो गाइस जो डिवाइड बाय 100 है वो बन जाएगा परसेंटेज। और अगर मैं 0.8413 को मल्टीप्लाई करूं 100 से तो ये पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जीरो कितने हैं? मेरे पास 2 जीरो है। मेरे पास 100 में 2 जीरो है। 2 जीरो होने की वजह से ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 84.13। और गाइस ये नीचे वाला 100 बन जाएगा परसेंटेज। तो यहां पे हमने सक्सेसफुली परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी चांसेस को हमने निकाल लिया है। तो 38 डेज में काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 84.13%। तो मैं इसे वर्ड में लिख देता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 38 डेज इज, ये है डेज, इज 84.13%।
तो गाइस हमने क्वेश्चन सी को यहां पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन डी में क्या पूछा गया है। तो गाइस क्वेश्चन डी में पूछा है कैलकुलेट करो ड्यूरेशन को अगर प्रोबेबिलिटी 94% है। तो गाइस इस केस में हमें उल्टा दिया है, हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है और जो गाइस जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेसिकली टेबल की वैल्यूज ही होती है। तो गाइस जो यहां पे प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे टेबल की वैल्यूज होती है। पार्ट डी में जो हमें यहां पे दिया हुआ है, हमें यहां पे ड्यूरेशन को पता करना है और हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन है जो कि है 94%। अब गाइस सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा 94% की टेबल वैल्यू कैसी होती है। तो इससे पहले अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, अगर गाइस मैं P38 डेज को, प्रोबेबिलिटी ऑफ 38 डेज को यहां पर कैलकुलेट करूं तो मुझे यहां पे 84.13% मिलता है। अगर मैं यहां पर रिवर्स जाऊं गाइस, अगर मैं यहां पर रिवर्स जाऊं तो मुझे यहां पे कुछ वैल्यू मिलती है 0.8413। अगर मैं इसमें से 0.5 निकाल दूं, अगर मैं इसमें से 0.5 निकाल दूं तो नंबर्स कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे 94% को गाइस यहां पर स्प्लिट करना है। मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने डेज हमें नहीं पता, हमें वही ड्यूरेशन तो निकालना है। तो मैं ड्यूरेशन के लिए ले लेता हूं x, मैं यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x डेज, हमें यहां पे मिला है 94%। अगर मैं 94% को नंबर में कन्वर्ट करूं तो मुझे लिखना है 94 अपॉन 100। अब गाइस यहां पे कितने जीरोस हैं, यहां पे है 2 जीरो, तो ऊपर जो पॉइंट आएगा वो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0.94। तो 94 से पहले मैंने यहां पे पॉइंट लिख दिया है। यहां पे मैंने x डेज को मेरी प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया है नंबर्स में जो कि मेरी है टेबल वैल्यू। अब गाइस अगर मैं इसका नॉर्मल कर्व बना लूं तो ये कर्व स्टार्ट होगा जीरो से और कहीं जाके रुक जाएगा। अब वो ये भी पॉइंट हो सकता है और ये पॉइंट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो यहां से लेके यहां तक प्रोबेबिलिटी है 94%, जिसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है 0.94 नंबर्स में जो कि एक्चुअली है Z टेबल वैल्यू। मैं इसमें से अपना हाफ पार्ट जो कि होता है, जो कि गाइस क्या होता है 0.5, यहां से माइनस कर देता हूं। तो अगर मैं 0.94 से 0.5 को माइनस करता हूं तो यहां पे मुझे मिलता है 0.44। तो 0.94 में से अगर मैं 0.5 को माइनस करूं तो मुझे मिलता है 0.44। तो गाइस मैं यहां पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा 0.94 माइनस 0.5, क्योंकि मुझे इसको निकाल देना है। बेसिकली मुझे ये पार्ट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मुझे मिलने वाला है 0.44। तो गाइस ये 0.44 है टेबल की वैल्यू और इसकी Z वैल्यू क्या होगी तो हमें उसे देखना है Z टेबल में। तो 0.44 को अगर मैं इस Z टेबल में चेक करूं तो मुझे कहां पे मिलेगा, जो नियरेस्ट वैल्यू है 0.44। क्या 0.44 के आगे कोई नंबर है? हमें बेसिकली 4 डिजिट चाहिए होता है, हमारे पास तो 2 ही डिजिट्स है, तो मैं यहां पे 00 लगा देता हूं। तो बेसिकली हमें 0.44 से नियरेस्ट वैल्यू यहां पे ढूंढना है। तो 0.44 को अगर मैं यहां पे तलाश करूं तो ये मुझे मिलने वाला है, ये मुझे मिलेगा 0.4406, 1.5 में मिलेगा 1.5 और ये
0.06। तो गाइज अगर मैं 1.5 और 0.06 को प्लस करूं तो मुझे z वैल्यू मिलती है। मैं यहां पे लिखूंगा फॉर 0.44 टेबल वैल्यू z इक्वल्स टू 1.5 प्लस 0.06। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मुझे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ये होगा 0 यहां पे, ये होगा 0 यहां पे, और ये होगा 6 यहां पे। 6 के ऊपर कोई नंबर नहीं तो 0 रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो हो जाएगा 1.56। तो गाइस मुझे यहां पर z की वैल्यू मिल गई है। तो जिस तरीके से z को मैंने कैलकुलेट किया था, हमें यहां पर रिवर्स जाना है। z का फॉर्मूला क्या है, मैं यहां पे z का फॉर्मूला कर लेता हूं कॉपी और कर लेता हूं मैं यहां पर पेस्ट। तो गाइज मैंने यहां पे z का फॉर्मूला लिख लिया है, आई मीन यहां पर मैंने उसे कॉपी कर लिया है। आप लोग बिल्कुल मत करना। z की वैल्यू है 1.56 और x की वैल्यू यही तो मुझे पता करना है। और मेरे पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है जो कि है 33 डेज। सिग्मा मुझे मिला है 5। गाइज अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो बहुत आसान तरीका है। गाइज हमेशा याद रखना कि डिवाइड के साथ होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ होता है मल्टीप्लाई, और प्लस के साथ होता है माइनस, प्लस के साथ होता है माइनस। तो गाइज सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर को सॉल्व करना है। तो नीचे वाला नंबर है 5 जो कि है डिवीजन में, राइट। ये अपॉन मतलब डिवीजन होता है, तो जो 5 है वो है डिवीजन में। तो जब 5 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा, क्योंकि 5 तो डिवाइड में है, 5 तो डिवाइड में है, डिवाइड के साथ कौन होता है मल्टीप्लाई। तो जब 5 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 1.6, जो भी यहां पे नंबर है उससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहां पे क्या बचेगा x माइनस 33, और नीचे का नंबर तो चला गया तो हम यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। गाइज यहां पे एक गलती बिल्कुल नहीं करना कि आपको 33 और 5 को डिवाइड भी नहीं करना है, और ना ही माइनस करना है, ना ही कोई प्लस करना है, और ना ही इस 33 को यहां पर भेजना है। क्योंकि सबसे पहले हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को ही यूज करते हैं, उसके बाद बारी आती है प्लस और माइनस की। क्योंकि मेरे पास माइनस भी है, ये है माइनस, ये है माइनस, और मेरे पास डिवाइड भी है, ये है मेरा डिवाइड। तो गाइज मैं सबसे पहले किसे देखूंगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई, दोनों में से किसी को भी देख सकते हो। डिवाइड और मल्टीप्लाई जब आप इसे सॉल्व कर लोगे उसके बाद ही प्लस और माइनस को देखना होता है। तो गाइज आप यहां पर 33 को अभी टच नहीं करोगे। अगर मैं 1.56 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है 5 6 30, 5 5 25 प्लस 3 28, 5 1 5 प्लस 2 7, ये बन जाएगा 7.80। अब गाइस इस 33 को मैं 7.80 के पास भेज दूंगा तो बन जाएगा प्लस। अब मैं 33 को यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं क्योंकि ना ही मेरे पास कोई डिवीजन में है और ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं इस 33 को भेज सकता हूं। जब कोई भी नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है, जब कोई भी नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो वो नंबर की साइन चेंज हो जाती है। यहां पे ये जो माइनस है ये है 33 की साइन, ये है 33 की साइन। तो 33 जब वहां पे जाएगा तो अपनी साइन के साथ वहां पे जाएगा और उसकी साइन बन जाएगी प्लस, चेंज हो जाएगी। यहां पर लेफ्ट साइड में सिर्फ बचेगा x। अब अगर मैं 7.80 में 33 को प्लस करूं तो 33 में पॉइंट है ही नहीं, तो एक्चुअली जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता है
उसके एंड में पॉइंट होता है और हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है 0, पॉइंट से पहले एक 3 और एक और 3। अगर मैं इसे प्लस करूं तो 7 के ऊपर 3 है, इस 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब आएगा 0 और यहां पे आएगा 0। जहां पे कोई नंबर्स नहीं वहां पे मैं लिख दूंगा 0। अब अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो ये होता है 80, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 7 प्लस 3 होता है 10 और 3 प्लस 1 होता है 4। तो ये हो जाएगा 40.80। तो गाइस मुझे यहां पर x की वैल्यू पता चल गई है। तो यहां पे x की वैल्यू है 40.80 डेज। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।